निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, भारतीय समाज में मध्यकाल एवं आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति इस विषय वस्तु के संबंध में आज हम आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पूर्व इस श्रृंखला की 2 कड़ियां और हो चुकी हैं। प्रथम जो भाग था उसमें हमने महिला सशक्तिकरण के कंसेप्चुअल एनालिसिस को समझा था, अवधारणात्मक परिचय को समझा था। इसके बाद दूसरे भाग में हमने प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चूंकि यह पाठ्यक्रम बीए, बीकॉम, बीएससी इन सभी के सम्मिलित पाठ्य सामग्री पर आधारित है, इसलिए इस महिला सशक्तिकरण का जो व्याख्यान श्रृंखला है, इस तीसरी कड़ी में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज के व्याख्यान में आप समझ सकेंगे मध्यकाल का जो समय था भारतीय समाज का, उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, और यह भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मध्यकाल को काला युग, डार्क एज के रूप में पहचाना जाता है। तो आप समझ सकेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया। इसके बाद आधुनिक भारत में कैसी पृष्ठभूमि तैयार हुई उपनिवेश काल के दौरान, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इस पूरी श्रृंखला में आप जुड़े रहिए। आज तीसरे भाग में हम इन चीजों को क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिक इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी समाज में महिलाओं की परिस्थिति को यदि हमें जानना है तो हमें कुछ आधारों पर विचार करना होगा। एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं लोवी, जिन्होंने महिलाओं की परिस्थिति को समझने के 4 आधार बतलाए हैं। हालांकि उनका यह भी मंतव्य है कि ये चारों एक साथ हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हमें महिलाओं के बारे में जानना है कि उनकी समाज में क्या स्थिति है, तो हमें इन आयामों पर अलग अलग स्थितियों में उन पर विचार करना चाहिए। जैसे स्त्री के प्रति वास्तविक व्यवहार, स्त्री की कानूनी परिस्थिति कैसी है, और सामाजिक सहभागिता के जो उपलब्ध अवसर हैं समाज में वो कैसे हैं, स्त्री के कार्य का प्रकार कैसा है और उसका विस्तार कहाँ तक है। आइए अब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं और एक संक्षिप्त में मध्यकालीन भारत का जो युग समय था उस पर जाकर देखते हैं कि क्या इतिहास में लिखा गया, क्या बतलाया गया। मध्यकालीन भारत का जो समय है इसके बारे में साहित्यकारों का एक मत नहीं है। कहीं आपको इस बात का उल्लेख मिलेगा कि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, कहीं 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, कहीं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। हमने इस काल को इसलिए चुना क्योंकि पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत की, और यह भी जाना था कि उत्तर वैदिक काल आते आते भारतीय समाज में जड़ता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, और महिलाओं के जो पितृसत्तात्मक आधार पर महिलाओं की जो भूमिकाएं थीं या जो उनकी सहभागिता थी वो बाधित होने लगी थी। उनकी लैंगिक भूमिकाएं घर के अंदर, इनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। तो देखिए अब हम इसको आगे इसी स्थिति में कैसा पाते हैं। तो पिछले व्याख्यान में आपको याद होगा कि हमने इस बात पर
जोर दिया था कि किसी भी सामाजिक संरचना में मूल्य और जो है वो प्रतिमान होते हैं। तो मूल्य यानी हमको कैसे लक्ष्य है हमारे, लेकिन हमारा जो तरीका है वो कैसा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय समाज में महिलाओं के लिए देवी तुल्य माना गया, ये सब बातें हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल से प्रतिमान हमारे गिरते गए, उनमें जो स्मृति युग में बातें लिखी गई, जिनको आप भली भांति जानते हैं कि स्त्री स्वतंत्र कभी ना रहे। बचपन में जो है वो पिता के उसमें, फिर इसके बाद में पति के उसमें, फिर पुत्र के उसमें, इस तरह से। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो ये जो एक प्रतिबंध की व्यवस्था थी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना, आखिर उन चीजों का मध्य युग में एक जकड़न वाला जो समाज था, डार्क एज जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे ये चीजें विकसित होती गईं और ये प्रतिबंध और कठोर होते गए। विद्यार्थियों, ये आप यह भी जानते होंगे, स्कूल से समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में पढ़कर आए होंगे कि हमारा जो देश है, इस पर बार बार आक्रमण हुए और हमारे देश पर कई वर्षों तक, 500 वर्ष से ज्यादा मुस्लिम शासन भी रहा। इसके अलावा जो जो भी ये जो काल था, इसमें चूंकि बार बार आक्रमण हुए, तो हमारे देश में जो लोग थे, जाति व्यवस्था के जो नियम थे, उनने अपने नियमों को बहुत कठोर कर दिया, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक मूल्यों में महिलाओं की सुरक्षा, यौन सुचिता, ये सवाल बहुत तगड़े हैं। और इसलिए जो है हमने क्या किया कि उनकी अस्मिता को संकट ना पहुंचे, तो कुछ प्रथाएं शुरू विकसित होने लगी समाज में। जैसे छोटी उम्र में विवाह कर दो तो इनके नियंत्रण के लिए एक पुरुष का साथ मिल जाए। लेकिन उस समाज में विधवाओं का विवाह नहीं होना भी एक कुप्रथा थी। अब चूंकि इस्लाम का हमारे देश में जब प्रवेश हुआ, तो पर्दा हमने एक कल्चरल जो है ना, एक तरह से एसिमिलेशन, संस्कृति के आधार पर एक वो आधार स्थापित किया और पर्दा प्रथा हमारे देश में भी विकसित हो गई। जो आक्रमण करता थे, वो जब आक्रमण करते थे, तो विजित होने के साथ साथ उस राज्य पर पूरा कंट्रोल होना, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं अपनी अस्मिता को किसी दूसरे के हवाले करना पसंद नहीं करती थीं। आपने इतिहास की किताबों में यह भी पढ़ा होगा, कुछ नाम भी आपको याद होंगे, जैसे रानी पद्मावती का नाम, रानी कर्णावती का नाम। इन लोगों ने क्या किया था? जौहर किया था। जौहर मतलब हारने के बाद उनका उन्हें कोई के हवाले न जाना पड़े, तो सामूहिक रूप से आग जलाकर कुएं में, और सारे अपने साथ दासियों के साथ आत्मदाह कर लेना, जौहर प्रथा थी। इसके अलावा समाज में सती प्रथा भी विकसित हो गई थी। देखिए, ये जो सती प्रथा है, इसके लिए यह एक माना गया कि महिला को, माने ऐसे मूल्य विकसित कर दिए गए समाज में कि उसे पति की भक्ति या पति की अनुगामिनी बनना, या उनके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह के मूल्य विकसित किए गए। धीरे धीरे पत्नियां उसके साथ उनके पति की मृत्यु पर शव के साथ आत्मदाह कर लेती थी। ये प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। हालांकि आप इतिहासकार इरफान हबीब की यदि किताब पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसमें उन्होंने बड़े गहरे तर्क से, सूक्ष्म अध्ययन के बाद कुछ तर्कों को लिखा है। उन्होंने इसमें कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि स्त्रियां अपने पति के दुर्व्यवहार से मुक्त होने के लिए इस तरह का प्रयास करती थीं। तो क्या है, एक और आपको बात बताएं कि मध्यकालीन समय का जो है ना, इसके पहले जब बौद्ध धर्म का प्रसार जब हो रहा था, तो उस समय बौद्ध धर्म संघ में महिलाएं शामिल होने लगी थी। उन्होंने भी थेरी गाथा जो है ना, अपने जीवन की घटनाओं को लिखा। थेरी गाथा जो साहित्य है, वह साहित्य स्त्रियों की मुक्ति का दस्तावेज है। भारत का समझ लीजिए, क्या दुनिया के सामने इस तरह का मुखरित स्वर हमको सुनाई नहीं देता। तो बंद होने की जो जकड़न है, उस जकड़न में महिला को क्या विवस्ता के साथ सती होना पड़ा, या वो स्वेच्छा से सती होती थी, यह तो शोध का विषय है, इतिहास के साक्ष्यों से निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में जो
गौरवान्वित संस्कृति या जो मूल्य थे, उसमें निश्चित तौर पर कुछ महिलाएं स्वेच्छा से सती होती थी, लेकिन कुछ को विवशता के साथ होना पड़ता था। अब ये जो मध्यकाल था, इसमें कुछ शासक इस तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जैसे अकबर के समय में इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई और महिलाओं के विरुद्ध जो भी प्रथाएं थीं, इनके ऊपर भी उन्होंने सख्ती से पेश आए। जैसे बहुविवाह होता था तो उसमें स्त्रियों की स्थिति में महिला को पूरा अधिकार नहीं मिलता था, तो एक विवाह के ऊपर उन्होंने बल दिया। राज परिवार को छोड़कर समाज में ये नियम लागू हो जाए। दूसरी बात ये कि उन्हें शिक्षा का अवसर मिले, बाल विवाह की उम्र थोड़ा सा बढ़ा के विवाह हो, छोटी उम्र में शादी ना हो। इस तरह से कुछ नए विचार अकबर के समय में आए, लेकिन आमतौर पर समाज में जो प्रचलन में था, ये कुप्रथाएं मौजूद थीं। दूसरी बात, देवदासी प्रथा एक प्रचलन में आ गई थी। वो उसका कारण क्या था कि यह माना गया कि जो कुछ महिलाएं जो हैं, उनका विवाह मंदिर के साथ कर दिया जाए, माने ईश्वर के साथ कर दिया जाए, तो प्रतीकात्मक रूप से वो वहां नृत्य करती थी, मंदिर में रहती थी। इसके बाद मंदिर में उनका माने जो पुजारी लोग होते थे, उनके द्वारा यौन शोषण शुरू हुआ। तो ये देवदासी प्रथा जो है, वो भी मध्यकालीन भारत का एक जो ऐसा रूप है जिसका प्रचलन माने प्रतीकात्मक रूप से आप इन प्रथाओं को, सभी प्रथाओं को आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, और कुछ समाज सुधारक महिलाएं इसके लिए आगे भी आई हैं। अभी दक्षिण भारत के मंदिरों में यदि कहीं ये प्रथा अवशेष में मिल भी जाए, कहीं प्रचलन में, तो उसका विरोध में कई नारी संगठन सक्रिय हो गए हैं। तो देखिए, ये जो स्थिति थी मध्यकालीन भारत की, इसमें हमने देखा कि उनके साथ वास्तविक व्यवहार कैसा होता था और कानूनी स्थिति क्या। अब देखिए, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि महिला की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, वो जो 4 बातें हमें ध्यान रखना है, उसमें हमें यह भी देखना है कि उनकी लैंगिक भूमिकाएँ कैसी हैं, उनका समाज में क्या स्थान, सम्मान है। तो जो इतिहासकार हैं, उसमें अबुल फजल ने आईने अकबरी में बड़े मार्मिक ढंग से एक बात लिखी। वो क्या लिखा उन्होंने कि महिलाएं पानी लेके आ रही हैं, फिर इसके बाद काट रही हैं, घरों का काम कर रही हैं, पशुओं की देखभाल कर रही हैं, बड़ा श्रम साध्य कार्य महिलाएं करती थी। इसके संबंध में अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में लिखा है कि महिलाओं के 2 जो है ना, धनुष और बाण समझ लीजिए, एक तो तकली और एक सुई। यानी आप समझ सकते हैं कि उनका काम क्या था। इन चीज़ों से एक और बात आपको उल्लेख करना चाहेंगे हम, अ, उसमें ये है कि मध्यकालीन उसमें स्त्री के श्रम को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि जो एक भारतीय सामाजिक संस्तरण में एक तो जाति के आधार पर संस्तरण था, तो उसमें जो निम्न जातियों को श्रम की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। इसके अलावा स्त्रियों को भी दोयम दर्जे का समझा जाता है। तो स्त्री के श्रम का मूल्यांकन भी जैसे जाति के श्रम का मूल्यांकन नहीं होता, वैसे स्त्री के श्रम का मूल्यांकन नहीं होता। तो एक उल्लेख मिलता है इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के समय का। इतिहासकार ये कहते हैं, इरफान हबीब की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं कि पुरुषों को जो है ना, वो पारिश्रमिक 10 से 15% मिलता था, लेकिन महिलाओं को 5 से 12%। मतलब बहुत तुलना जब हम करते हैं पुरुष और स्त्री के श्रम के मूल्यांकन की, तो स्त्री को पारिश्रमिक तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होता था और बाकी घरों में वही भूमिका, खेत खलिहान में महिला को कलेवा लेके जाना, छोटे-छोटे कृषि कार्यों में अपनी भागीदारी करना, घर की साफ-सफाई, सारे काम। तो इस तरह से जो समाज था, उसमें लैंगिक भूमिकाओं में महिला की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। उसके द्वारा किए गए श्रम की प्रतिष्ठा नहीं थी। शिक्षा का स्तर कम था। कुछ एक महिलाएं हमें राजनीतिक क्षेत्र में ज़रूर नाम पढ़ने मिलते हैं। जैसे आप नूरजहाँ का नाम पढ़ सकते हैं एक अच्छी शासिका के रूप में। आप रज़िया सुल्तान का नाम पढ़ सकते हैं और भी कुछ नाम आप पढ़ सकते हैं इतिहास में। इसके साथ-साथ आप जब किसी स्थान का जब यात्रा करें, देखें, भ्रमण करें, तो आप उन पर दृष्टि डालिए। अगर मुगल कालीन चित्रकला कहीं दिखेगी,
तो आपको उसमें कहीं स्त्री के द्वारा कई कलाकृतियों को बनाना या कुछ काम करते हुए दिखेगा, या जैसे पत्थर ठोकते, उठाते हुए श्रम, ये सब भी दिखेगा। मतलब महिला की भागीदारी कठोर श्रम में और इन चीज़ों में थी, लेकिन बहुत हद तक चूँकि दूसरी कुप्रथाएँ समाज में मौजूद थीं, तो उसकी भागीदारी शिक्षा में बहुत नहीं थी। और जो भी वर्ग अगर आगे था, तो वो कौन था? जो संपन्न वर्ग था, जो अभिजन वर्ग था। इनके लोग तो आगे निकल जाते थे, बाकी महिलाओं को समाज में इतनी सुविधा प्राप्त नहीं। इसलिए हम इस काल को, मध्यकाल को भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति के संबंध में काला युग कहेंगे। देखिए, वो जो समय था मध्यकाल का, उसमें एक और बात आपको बताएं कि महिलाएं जो हैं आगे तो आ रही थीं। वो कैसे आगे आ रही थीं? भक्ति काल एक पैरेलल समाज सुधार की जब बात हम करते हैं, तो भक्ति आंदोलन में एक जागरण की बात आने लगी थी। कुप्रथाएं समाज में चल रही थी, लेकिन भक्त कवि जो थे, वो सबको समान स्तर पर लाने की बात कर रहे थे। तो कुछ महिलाएं, जैसे आप लोग मीराबाई का नाम तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा अंडाल, अक्कमत महादेवी, लल्लेश्वरी, सहसोबाई, दयाबाई, स्वामी रामानंद की शिष्याएं, ये तो मठाधीश भी हुआ करती थीं। इन लोगों ने नव जागरण चेतना फैलाने का काम किया, महिलाओं को कुछ अपने वो दिए। फिर भी समाज का जो ताना बाना था, जो बार बार उथल पुथल हुई थी राजनीतिक देश में, और सामाजिक संस्थाओं पर जो एक मतलब प्रेशर हुआ, इससे इन सब के चलते हम ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा की गई, उठाई गई भी आवाज भी महिलाओं की स्थिति को बदलने में सफल नहीं हो सकी। इसके बाद का जो समय आता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि औपनिवेशिक युग में कुछ समाज सुधार की बातें हम पाते हैं आधुनिक काल में। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इसके अलावा और सारे नाम जो हैं समय समय पर जो आए, इन लोगों ने क्या किया, कई संघ संगठन बनाए और समाज में महिला संघ भी बने, जैसे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो कुछ संगठन भी आए और पैरेलल इन जो समाज सुधार की पहल शुरू हुई। महात्मा गांधी ने क्या किया कि महिलाओं को कहा कि आप आगे आए। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने से पहले उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से सूत काटना या इस तरह से सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं की को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और फिर हम देखते हैं कि महिलाएं आगे आने लगी। लेकिन ये कब हुई ये स्थिति? इसके पहले जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये सब जो नेता थे, हमारे समाज सुधारक जो थे, इन्होंने जन जागरण का कार्य किया और जो संगठित प्रयास किए, उनका परिणाम समाज में कानून के माध्यम से परिवर्तन के रूप में आया। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि मध्यकाल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी ज्यादा? सती प्रथा, विधवाओं का विवाह नहीं होना, जो बच्चियां थी इनके बारे में उनको जन्म से ही मार दिया जाता था या उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब आपको मध्यकाल में हम वापस यदि विचार करें, तो जहांगीर के जो नैतिक सलाहकार थे, वो तो ये कहते थे कि महिला अगर बच्चियां जो है ना उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर शोक मत करो और उनकी बात पे विश्वास भी मत किया करो, किसी मूर्ख समझा जाता था। मतलब इस तरह की जो मानसिकता थी, उससे ऊपर उठ के अब महिलाओं को बराबर से लाना है। तो ये संगठित प्रयास शुरू हुए। तो कैसे हुए? इनके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ? 1829 में आप सब जानते हैं कि सती प्रथा उन्मूलन कानून बन गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 में अधिनियम बन गया। 1870 में हम देखते हैं बालिका शिशु की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अब ये जो महिलाएं जब समानता की चेतना से प्रभावित होने लगी, लोग समझने लगे कि इनकी भूमिकाओं को हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो महिलाएं आजादी की लड़ाई में भाग लेने लगी। अगर आप इसको ज्यादा जानना चाहते हैं तो आशा रानी बोरा की किताब जरूर पढ़िए, महिलाएं और स्वराज। उसमें आपको बहुत सारे नाम पढ़ने मिलेंगे और वो सारी कहानियां पढ़ने मिलेंगी। एक छोटी सी बच्ची नैना का त्याग भी पढ़ने मिलेगा, प्रीति लता बड्डेदार का भी मिलेगा आपको, दुर्गा भाभी की कहानी भी मिलेगी,
कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, कनकलता बरुआ, चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी गिडालू और ऐसे कई सारे नाम, उनकी कहानियां आप जरूर पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि महिलाएं कैसे घर से बाहर निकली और बराबर से उन्होंने सहयोग किया आजादी की लड़ाई के संघर्ष में। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे देश को आजादी मिल गई। जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारे लिए खुद का एक संविधान, खुद का एक विधान तैयार करना था। अब जो विचार पुनर्जागरण काल में आया था कि हमें स्त्रियों को आगे लाना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि एक पंख से तो कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती, मतलब आपको बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए तो फिर क्या क्या करना होगा, हमें बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए संविधान में विचार किया जाए। तो संविधान सभा की समिति ने ये विचार किया कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए ना। तो उस समिति में महिलाएं भी शामिल हुई। 15 महिलाएं हैं जिनके नाम आप सामान्य ज्ञान में पढ़ते होंगे, और इस व्याख्यान के बाद उन्हें याद करिए कि वो 15 महिलाएं। और जब आप इसको बहुत अच्छे से इसका प्ले लिस्ट में देखना चाहें तो आप संसद टीवी में, राज्यसभा टीवी में संविधान की एक सीरीज है 10 भाग में। मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, उसको वो जरूर देखना चाहिए। उसमें जब आप इनको सुनेंगे जो महिला प्रतिनिधि हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किस तरह से समानता की बात की और किस तरह से तर्क रखे, अपनी भूमिका निभाई। तो ये जो 15 महिलाएं थी उनमें राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्क रेने, सरोजनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे, बेगम अयाज रसूल, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू। तो ये जो भूमिका इन्होंने संविधान निर्माण में की, उससे महिलाओं की स्थिति में वो क्या चाहती हैं, ये बात स्वयं महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से सामने आई। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमें क्रमशः भारतीय समाज में कई प्रयास होने लगे। आप सभी को पता है कि शुरू से हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमने कल्याण का, जैसा कि प्रथम जो व्याख्यान था उसमें हमने आपको बताया था कि सशक्तिकरण का जो पहला पायदान है, उसमें हमने क्या किया, कल्याण के स्तर पर जोड़ा। तो धीरे धीरे महिलाओं के कल्याण के लिए, फिर उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रमशः देश में प्रयास होते रहे। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। ये आप भली भांति जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति के पद को भी महिलाओं ने 2 बार सुशोभित किया। प्रतिभा देवी पाटिल और द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्वय, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी आप परिचित हैं। राजनीति के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ साथ यदि हम खेल में देखें, यदि हम किसी और जगत में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें, साहित्य के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो आपको ऐसे कई सारे जो है विभूतियां मिल जाएंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक पक्का स्थान बनाया। आपको करना क्या है, इस व्याख्यान के बाद एक लिस्ट तैयार करना है और आप उसमें सोचिए, विचार करिए, जानकारी इकट्ठा करिए कि अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे रही। विद्यार्थियों, इस सब के बाद हमें ये विचार करना है कि वर्तमान स्थिति कैसी है। अगर हम देखें तो भारतीय समाज जो है वो कैसे बना हुआ है, एक तो ग्रामीण है, एक जनजातीय है, एक नगरीय क्षेत्र है। तो जो हमारा प्रतिष्ठित और जो अभिजन वर्ग है, संपन्न वर्ग है, इसमें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में आप जाकर देखिए तो क्या आपको मध्यकाल की महिला की छवि दिमाग में नहीं आती? आज भी वो उसी स्थिति में काम कर रही है। यदि आप जनजातीय क्षेत्र में जाके देखें तो महिला शिक्षा का स्तर उनमें बहुत कम हो जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब समस्याओं के साथ हम देखते हैं कि महिलाएं उतना दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई जो आजादी के 75 साल के बाद हम कल्पना कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो विचार हैं
या जो ताकत है, शक्ति है महिलाओं की, जो नेत्रियां हैं हमारे समाज की, वो तो आगे बढ़ रही हैं। अमीर खुसरो ने जब ये कहा था कि तकली और सुई उनके हथियार हैं, तो अभी जो इको फेमिनिस्ट वंदना शिवा क्या कहती हैं, है सीना पिरोना धंधा पुराना, हमें तो ये दुनिया का रफू है कराना। इसका मतलब समझते हैं कि अब इतनी ताकतवर महिला हो रही है कि वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी नाप रही है। अभी आप देखिए मंगलयान, चंद्रयान जो भी है, जिसमें भी महिलाओं की भूमिका थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट थे। किसी भी क्षेत्र में महिला कम नहीं है, लेकिन उसका जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। यानी कुछ महिलाएं आगे हैं, बहुत भाग जो है अभी पीछे है। तो ये जो पीछे भाग है उसको अगर हम वैश्विक जो आंकड़े आते हैं, जैसे विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में अभी लेटेस्ट जो 2024 की रिपोर्ट है, इसमें हम 146 देशों में 146 में 129वें नंबर पर हैं। तो आप सोचिए कि हम कितना पीछे हैं अभी। हमें आगे आना है, लेकिन ये तब होगा जब हम जागरूक होंगे। जागरूक कैसे होगा कोई? अगर हमें अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाए, महिलाएं अपने अधिकारों को समझ सकें, उनके लिए जो कानून की जो शक्ति है उसको वो पहचान सकें कि कितना सुरक्षा कवच उन्हें दिया है, और यदि वो इन अधिनियमों के बारे में अपनी समझ विकसित करें, तो उन्हें हर एक क्षेत्र में सुरक्षा है। और जब सुरक्षा है तो वो आगे भी बढ़ सकती हैं। जैसे आप देखिए कितने सारे कानून भारत में समय समय पर बने। जो सती प्रथा निषेध अधिनियम था 1829 का, उसमें संशोधन हुआ 1987 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 1856 वाला। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो संशोधित होकर 2006 में बना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि कोई बाल विवाह का कोई गवाह भी होगा, मतलब जो ये बता रहा है कि इनके यहाँ शादी है, या जो पंडित जी हैं जो विवाह करवा रहे हैं, वो भी सजा के हकदार होंगे। तो बहुत सख्त कानून आया 2006 में, मतलब उसमें संशोधन किया गया। तो जबरदस्ती बाल विवाह को हम स्वीकार नहीं कर सकते, अवैध होगा वो विवाह अगर छोटी उम्र में कर दिया जाता है। हिंदू विवाहित महिला का भरण पोषण के लिए अधिनियम बना, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955। अनैतिक व्यापार, इससे संरक्षण के लिए अधिनियम 1956। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, यानी भ्रूण लिंग परीक्षण जब करवाते हैं, बच्चे को मार डालते हैं, कन्या भ्रूण की हत्या, तो इसके लिए निदान तकनीक परीक्षण अधिनियम 1994 में बना। समान वेतन अधिनियम 1976 में बना। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में बना। और कार्यस्थल पर यौन शोषण से प्रतिषेध अधिनियम, सुरक्षा देने का अधिनियम 2013 में बना। तो बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। आगे की कड़ियों में हम समझ पाएंगे कि महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें स्थिति कितनी आगे बढ़ रही है, क्या क्या अवरोध हैं, इन सब बातों को हम जान सकेंगे। आज के व्याख्यान में आपने क्रमशः यह जानने का प्रयास किया कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और हमने उस बात का लिंक प्राचीन संदर्भ को लेते हुए आपको समझाया कि प्राचीन भारत में जो कठोर प्रतिमान मूल्य विकसित हो गए थे, उनको आगे हमने कठोरता के साथ नियमों में आबद्ध करके महिलाओं की स्थिति समाज में गिरती गई। इसके बाद हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि परिवर्तन के पीछे जो है समाज सुधार, पुनर्जागरण, नव चेतना, नव जागरण का बड़ा योगदान है। फिर हमने यह जाना कि कैसे महिलाएं उस चेतना शक्ति के विकास के साथ बाहर आईं, सहभागिता की, अपनी भूमिकाओं में परिवर्तन किया और स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने लगी। लेकिन वास्तविक स्थिति समाज में अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जो हमने टारगेट किया है। हमने टारगेट क्या किया है? वैश्विक जो हमारे लक्ष्य हैं, जेंडर इक्वेलिटी का लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य आप पढ़ते होंगे सामान्य ज्ञान में, उसमें 5वां लक्ष्य जो है उसको हमें प्राप्त करना है एजेंडा 2030 में। तो हम कैसे उस स्थिति में पहुंचेंगे, इस श्रृंखला से आप जुड़े रहिए। आगे तक हम बताएंगे आपको कि अगले पायदान में हम इन चीजों को कैसे समझेंगे। तो विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न जो हैं परीक्षा उपयोगी आपने इस व्याख्यान के माध्यम से समझ सके होंगे, इन पर जरा विचार कर लेते हैं।
जैसे मध्य युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के लिए कौन सा कारण सही है? राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक संस्थाओं का विखंडन, जाति के नियमों का कठोर हो जाना, उक्त सभी। तो आपने व्याख्यान के माध्यम से यह जाना होगा कि ये सभी कारण जिम्मेदार थे। और एक पुस्तक का हवाला हमने दिया था, महिलाएं और स्वराज। इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो आप व्याख्यान में सुने होंगे कि इसके अमृता प्रीतम, आशा पूर्णा देवी, आशा रानी बोहरा, उषा प्रियंबदा में से सी ऑप्शन जो है आशा रानी बोहरा, उनके द्वारा लिखी गई वह पुस्तक है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं ये आप सुन चुके हैं, 15 महिलाएं थीं। लेकिन इनमें से कौन सी महिला थी उसमें, यह आपको जानना है। तो रेणुका रे, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर या ये सभी? तो यह सभी नाम उन 15 में शामिल थे। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए संसद टीवी में राज्यसभा टीवी का जो संविधान प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सर्च करिए महिलाओं की भागीदारी को। और इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माण के बाद आधुनिक भारत में कई सारे एपिसोड संसद टीवी में चलते हैं जिनमें परिचर्चा भी होती है, उनको सर्च करिए। और हम जो आपको लिंक देंगे उनके माध्यम से भी आप उन तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए, संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अपने जो संबंधित सामग्री है इसको एकत्र करके अपने पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करिए। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।